प्रधान न्यायाधीश महोदय, यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के 323, 352, 442 और 494 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इसमें वादी श्रीमती अनीता मिश्रा की मुख्य तहरीर इस प्रकार है। अनीता मिश्रा जो कि लखनऊ की मुख्य निवासिनी है, इनकी शादी जो है गोंडा में जानकीपुरवा थाना कर्नलगंज में संपन्न होती है। शादी में जो है हिंदू रीति रिवाज के साथ, और जैसा कि इनके ससुराल वालों ने दहेज में कुछ जरूरी सामान और नकदी मांगी थी, वो सारी मांगी थी उनके पिताजी ने पूरी की। सन 1980 में इनका शादी के 2 साल बाद उनका गौना होता है। विदाई के बाद जब महिलाएं ससुराल जाती हैं तो 3-4 महीने तक स्थिति सब नॉर्मल रहती है। 3-4 महीने के बाद जो है इनके ऊपर दहेज को लेकर के जो है प्रताड़ित किया जाता है, तरह तरह की भावनाएँ दी जाती हैं और शारीरिक यातनाएँ भी देना है प्रतिष्ठित कर देते हैं। कभी कभी मारने लगते हैं, पीटते हैं, कभी कभी ऐसी लाना देते हैं, शारीरिक मानसिक प्रताड़नाएँ देते हैं। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि संयोगवश जेठ के की जो है दुर्घटना में एक मृत्यु हो जाती है। उस घटना को भी जोड़ देते हैं, कहते हैं जब से आई है तब से इसकी कोई अच्छी नहीं है, ये हत्यारी है, और जब से आई है कोई शुभ नहीं हो रहा है, अपस्पुन हो रहा है। यहाँ पर ऐसा वातावरण इसने बिगाड़ करके रख दिया है। इन यातनाओं के सिलसिला इतना ज़्यादा नहीं, यहाँ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अनीता मिश्रा को सब कुछ असह्य लगने लगा। इसके लिए इसने अपने पिता को कई बार पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि पिताजी आप समझाइए, कहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। स्थिति दिन पर दिन बिगड़ने लगी, धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा ऐसा कहते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन के मिश्रा व उनके परिवार वाले इनको कुएं में धक्का देकर गिरा देते हैं। गाँव वालों में जब इस बात की खबर फैलती है तो वो पहुँच के निकालते हैं और उनके परिवार वालों को नष्ट कर देते हैं। सन 1982 में उनको एक पुत्र उत्पन्न होता है, अनीता मिश्रा को, और सन 1986 में 88 में अपना एक पुत्री उत्पन्न होती है। लेकिन इनके पति जो डॉक्टर थे पेशे से, उनकी लापरवाही के कारण इनकी पुत्रियाँ मर जाती हैं और इनका भी काफ़ी स्वास्थ्य बढ़ने लगता है। अनीता मिश्रा का ये वही होम्योपैथिक डॉक्टर थे, वो इनको मीठी मीठी गोली खिलाते रहे और कभी भी नहीं समझा किसी अच्छे डॉक्टर को हम शहर में ले जा करके दिखा दें। कहते थे नहीं ठीक हो जाएगा। उन्होंने इस तरह से प्लान बना रखा था कि इनकी पुत्रियों को मार दें, इनके पुत्र को मार दें और इनको भी मार दें। और उनसे पहले ही कहा करते थे कि मेरी 365 रानियाँ हैं और तुम एक नौकरानी की बात यहाँ पर रहती हो आकर के, और मैं दूसरी शादी कर लूँगा। इस तरह से धमकाते रहते थे। अंत में पुत्रियाँ मर ही गई और इनका एक पुत्र जो दिल्ली में पढ़ता था उसका एक्सीडेंट करा देते हैं। तो पूरा इन्होंने प्लान कर रखा था कि अनीता मिश्रा को हम बीमारी से मार देंगे, उसका एक्सीडेंट करा देंगे। इनकी पुत्रियाँ दोनों मर चुकी थी। और जब ये सब अनीता मिश्रा को पता चला तो अपने पति को उनको चरित्र का भी संदेह होने लगा। धीरे धीरे अनीता मिश्रा को जब उनको संदेह हुआ, ताना मारते थे कि मेरी तो 365 रानियाँ हैं और तुम नौकरानी हो। वो इनका एक नर्सिंग होम है जो बालूगंज में स्थित है, घर से लगभग 2 किलोमीटर है। तो जब ये सब पक्का हो गया तो अनीता मिश्रा एक दिन अचानक जो है नर्सिंग होम रात में करीब 9 बजे के आसपास पहुँचती हैं। वहाँ पूछती हैं स्टाफ से कि डॉक्टर साहब कहाँ, डॉक्टर साहब ऊपर है। ये ऊपर जब जाती हैं तो वहाँ पर देखती क्या है, दरवाज़ा गिरा रहता है, धक्का देती हैं। तो देखते क्या है कि वहाँ पे एक महिला के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में है। और जब वो महिला और डॉक्टर साहब जब उनको देखते हैं तो इन पर बिफर पड़ते हैं, इनको दौड़ाते हैं मारने के लिए, इनको पकड़ लेते हैं। किसी तरह से छिटक करके वहाँ से अपनी जान बचा करके भागती हैं और भाग करके जब गांव पहुँचती हैं तो किसी तरह से अपने पुत्र को वहाँ से लेकर के कहती हैं अब नहीं रहा जाएगा, ये मुझे मार देंगे, आज रात्रि में लग रहा है ऐसा। वहाँ से बलराम और कन्हैया कुमार और कमलेश पांडे के साथ जो है ये रात में ही लखनऊ 12 बजे पहुँचती हैं और 12 बजे पहुँच करके यहाँ पे ये पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ में अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं। अब चूँकि मुकदमा पहले ही भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 323, 352, 442, 492 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था और 1997 में जो है गोंडा न्यायालय में दाखिल हुआ था। इसके लिए अनीता मिश्रा ने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, लेकिन इनकी अंतिम रिपोर्ट को मान्य करते हुए प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया और जिसके विरुद्ध दांडिक निरीक्षण न्यायालय में उन्होंने पुनः दाखिल किया और दांडिक न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 352, 494, 442 और 323 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3-4 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अब अनीता मिश्रा चूंकि अपने जान माल की सुरक्षा बस बार बार बोलना जा नहीं सकती थी, क्योंकि के मिश्रा उस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका पुलिस थाना में और संबंधित जो मुकदमेबाजी में जुड़े अधिकारी थे उनके दबदबा था।
सभी अधिकारियों को उनकी अच्छी पकड़ थी, यह सब देखते हुए अनीता मिश्रा ने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल किया, जिसके आदेश पर यह मुकदमा गोंडा न्यायालय से लखनऊ न्यायालय में और आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। श्रीमान न्यायाधीश महोदय से निवेदन है कि वादी को उनके ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित कर मार डाले एवं पति द्वारा दूसरी शादी किए जाने के संबंध में तथा अपनी व अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए उचित न्याय करने की प्रार्थना करते हैं। अदालत से दरख्वास्त है कि PW1 श्रीमती नीता मिश्रा अदालत में उपस्थित है, आपके सम्मुख उपस्थित करके बयान दर्ज कराना चाहिए। PW1 नीता मिश्रा हाजिर हो। आप जो कुछ बोलेंगे तक बोले तो शादी हुई थी 2 साल बाद मेरा करना हुआ था। बारह के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल पहुंची, वहाँ उस समय तक तो ठीक ठाक चला, महीने बीत गए। कुछ दिनों बाद अचानक मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि ये बताओ, तुम्हारे पिता से 20,000 रुपये और एक मशीन की मांग की गई थी, वो कहाँ है? वो लेकर नहीं आई। मैं अचंभित रह गई। मैंने सोचा मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, और ये लोग आज कैसा सवाल करने लगे अचानक। कुछ देर बाद मैंने कहा, माँ जी मुझे इसके बारे में नहीं पता, और वैसे भी मेरे पिताजी से जो बन पड़ा उन्होंने दिया, और आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि आप लोग मेरे पिताजी से अब दोबारा किसी चीज़ की मांग ना करें, क्योंकि हम ग्रामीण परिवार के, हमारी और भी बहनें हैं, उनका भी विवाह करना है। इन लोगों का रवैया मेरे प्रति बदल गया। आए दिन गाली देना, मारना पीटना। मेरे पति नर्सिंग होम जाके वहाँ से साफ पीते समय लगाते, सीधे उनसे बात कर करते, मैं बीमार रहूँ या कुछ रहूँ, मुझसे कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, बस आपको घर का काम करना है तो करना है। सारा घर का काम कराते। जब मैं मेरा खाने का समय आता तो जो भी बचा कुचा हुआ होता वही मुझे दिया जाता। यहाँ तक एक दिन इन लोगों ने मुझे कुएं में ढकेल दिया। कुछ महीनों बाद मुझे लड़का हुआ, माहौल बदल गया, सब लोग ठीक ठाक रहने लगे। मैंने सोचा चलो अब सही है। 2 साल तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन 2 साल बाद मैंने पुत्री को जन्म दिया। पुत्री के जन्म के बाद मेरे घर का वातावरण मेरे प्रति बिल्कुल एकदम से बदल गया। घर के लोग मुझसे बोलने लगे कि तूने बेटी को जन्म दिया है, बेटा जी पैदा कर सकती थी। और मेरी बेटी को भी कोसने लगे, हत्यार नहीं कहने लगे, मुझे कोसने लगे। समय बीतता, मेरी बेटी बीमार हो गई, मैं भी बीमार हो गई। घर का सारा काम करवाते, मैं इतनी परेशान रहती, उसके बावजूद भी किसी के मन में कोई मेरे प्रति दया ही नहीं आती। मैं अपने पति से कुछ भी कहना चाहती, मेरा पति सीधे मुँह से बात ही नहीं करता। मैं अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई। मैंने सोचा मैं अपने पिता के यहाँ जाऊँगी, जो मन पड़ेगा मैं उनसे कहूँगी, दूसरे डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवाएंगे। मैंने अपने पति से कहा
आप एक काम करिए, मुझे ना सही आप मेरी बेटी को तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखवा दीजिए। जज साहब इन्होंने वहाँ पे जानते हैं क्या कहा? इन्होंने कहा मरती तो मर जाने दो। साहब कि इनकी बेटी नहीं थी वो, और जाने कौन सी दवा दे दी है कि वो और बीमार हो गई। मैं अपनी बेटी को लेकर महके चली गई। साहब मेरी बेटी महकी थी, मर गई। साहब ये लोग परेशान नहीं कहा, आराम से दीजिए। आराम से बताइए कौन सा फाइल है? साहब ये लोग मुझे मायके से ससुराल करा गए। मैंने सोचा कि शायद अब सब कुछ मानेंगे, कुछ करेंगे, इसलिए मुझे लेकर जा रहे हैं, लेकिन मैंने गलत सोचा था। इन लोगों का रवैया नहीं बदला। ये लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से एक नौकरानी को देखा जाता है, घर का सारा काम कराना, और जब खाने का समय आता तो फिर वही बचा कुचा। समय बीतता रहा साहब। मेरे पिताजी मुझसे मिलने की जब कोशिश करते आते तो उन्हें दरवाजे से ही भगा दिया जाता। उनसे कहा जाता कि आप पहले 20,000 रुपये और मशीन लेकर आइए, तभी आपको आपकी बेटी से मिलने दिया जाएगा, वरना आप जा सकते हैं। मेरे पिताजी को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। मैं एक बाजार नाम के हैं जो मेरे घर के बगल से उनकी छत जुड़ी हुई है, मैं उनसे कहकर पत्र द्वारा अपने पिता से मिल बात करती। समय बीतता गया सर, 2 साल बीत गए। मैंने फिर एक बेटी को जन्म दिया। सब बेटी को जन्म दिया तो जैसे लग रहा फिर से मैंने कोई पाप कर दिया है। मेरी सास, मेरे पति उस समय मेरी हालत नहीं देख रहे हैं। फिर से बोला जा रहा है कि हत्यानी, पापी। ये बता, तुझसे कहा था ना कि अब के जब पैदा करना तो लड़का ही पैदा करना। तूने फिर पुत्री को जन्म दिया, फिर लड़की को जन्म दिया। मेरे घर को तो खा जाएगी। मुझे परेशान करने लगे। मैं फिर डर गई कि साहब कहीं ऐसा ना हो ये भी मेरी बेटी के साथ कुछ हो जाए। मैं कुछ भी कहती सुनते ही नहीं। अब इस आदमी ने मेरी जिंदगी नरक कर दी है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपनी बेटी को लेकर मायके गई सिर्फ इस आदमी की लापरवाही की वजह से। इसने अगर मेरी बेटी का किसी डॉक्टरी इलाज दूसरा करवाया होता तो शायद मेरी बेटी आज जीवित होती, पर इस आदमी ने मेरी दूसरी बेटी को भी नहीं दिखवाया किसी दूसरे डॉक्टर को। हमसे जानते क्या कहते हैं? अच्छा, तो मैं तुम्हारी बेटी को ले जाकर दूसरे अस्पताल जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी? मैं यहाँ पर जाना, मैं वैसे से डॉक्टर हूँ। लोग कहेंगे डॉक्टर होकर आप यहाँ कैसे? मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। साथ के साथ भी इस आदमी ने मेरी उस बेटी की भी इस आदमी का तो भी कुछ फर्ज बनता था। ये भी तो बात था ना, पर इसने कोई फर्ज नहीं निभाया, ना ही तो पत्नी का और ना
ये चाहता है कि मेरे रास्ते का सफाया हो जाए। इसके दिमाग में यही है, इसीलिए साहब मुझे शक था, पर मेरा यकीन बदल गया शक में। मैंने सर इस आदमी के नाजायज संबंध भी है दूसरी औरत के साथ। साहब और तो बताइए कि आपने क्या दिखा क्या स्थिति थी? साहब मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। इस आदमी को मैंने नर्सिंग होम में दूसरी औरत के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था साहब, मैंने स्वयं देखा था। और इस आदमी ने कई लोगों के सामने कहा था कि ये वंदना मेरी पत्नी है और तू बस एक नौकरानी है, तू बस एक नौकरानी है। साहब इसकी माँ, जिसको मैंने अपनी माँ समझा था, माँ मानती थी, उसने भी मेरी कोई कदर नहीं की साहब, कोई कदर नहीं की। और कुछ कहना है? साहब बस मुझे इंसाफ चाहिए, बस। तो साथ में कुछ सामान वगैरह लाई? तो उसकी कोई लिस्ट बनी थी सामान की जो आप लाई? हाँ बने थे, मेरे पिता के पास के लिए काफ़ी मेहनत साहब। अच्छा, शादी के पश्चात आपके पति जो है आपको कहीं घुमाने ले गए थे बाहर? नहीं नहीं मिले। अच्छा, आप एक बार कुएं में भी गिर गई थी? गिरे नहीं थे, अच्छा, हमें गिराया गया था। किसने गिराया था? इस आदमी ने और मेरे ससुराल वालों ने। तो यही थे कि और भी लोग थे उसमें? मुझे नहीं पता कौन कौन थे। क्यों, आपने देखा नहीं किसी को? नहीं, मेरे आंखों पे कपड़ा बंधा हुआ था। तो आपने कपड़ा हटाने की कोशिश क्यों नहीं की हाथ से? मेरे हाथ बंधे हुए थे। अच्छा, आपके हाथ भी बंधे थे। अच्छा, तो आपको कुएं में फेंक दिया गया, आपके हाथ बंधे हुए थे। तो वो कितने समय तक थी आप कुएं के अंदर? मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब एक अंदाजा कि जैसे 5 मिनट 10 मिनट इस तरीके से? हुआ होगा 5 मिनट। पॉइंट टू बी नोटेड बिलो, ये 5 मिनट तक कुएं के अंदर थी, इनके हाथ बंधे थे, तभी ये निकल आई थी। तो आपके पति का कोई नर्सिंग होम भी है क्या? हाँ, बालीगंज में नर्सिंग होम। तो आपका आना जाना होता वहाँ? हाँ, कभी चला जाएगा। तो कितने कितने दिन पे जाती हैं आप? मैंने कोई टाइम लिख कर नहीं रखा है कि मैं कितने दिन पर जाती थी। नहीं, आपने स्वयं कहा कि आप कभी कभी जाती थी, तो हाँ, कितने? तो चला जाएगा। अच्छा, जैसे महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार चली जाती थी। तो वहाँ मरीज वगैरह होते थे जब आप जाती थी? कभी होते थे, कभी नहीं होते। मतलब आप कहना चाहती मरीज होते थे? मैं ये नहीं कह रही होते थे, मैंने ये कहा मैं जब जाती थी कभी होते थे, कभी नहीं होते थे। अच्छा, कभी होते थे कभी नहीं होते थे, आप ये कहना चाहती। अच्छा, आप वंदना जी को जानती हैं? हाँ, कैसे जानती, कहाँ मिली आप? बताएं। मेरे पति मेरे सवेरे घर आया करते थे, कभी कभार मैं सोचती थी शायद नर्सिंग होम है, मेरे सवेरे चला करती है। कभी कभी ऐसा होता था रात रात नहीं आते थे ये। अच्छा, फिर? मुझे तो शक भी होने लगा क्योंकि इनका रवैया मेरे प्रति एक नौकरानी जैसा तो था। अच्छा, फिर? एक दिन मैं सुबह से रात्रि तक इंतजार कर रही थी। ये आदमी सुबह से रात 8:30 बजे तक नहीं आया और उसके एक दिन पहले भी रात भर ही बोल रहा। मैं नर्सिंग होम गई, मैं वहाँ पे बैठे लोगों से पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। वहाँ के लोगों ने कहा कि उसकी मंजिल पर होंगे। इस आदमी को मैंने
मैंने जैसे दरवाजे पे हाथ मारा, दरवाजा खुल गया। इस आदमी को मैंने पति परमेश्वर माना था, अच्छा। पर ये पति परमेश्वर नहीं था। इसको तो अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए थी, पर इसने तो रक्षा से बचा निकला। मैंने आदमी को वहां पर तबदीली की स्थिति में देखा। इस आदमी ने वहां मुझे बताया था कि ये बंदा मेरी पत्नी है और तो मुझे घबरानी है। अच्छा, तो यहाँ तक कि मुझे मारने भी दौड़ा। अच्छा, मारने ये मारे, जो औरत थी उसने भी मुझे मारा। मैं किसी तरह अपने आप को बचा के नीचे भाग तो गई। ये बताएं, इतना पूछा जाए उसका जवाब है कि जिस समय आप गई वहाँ पे तो नीचे आपको किसी ने रोका नहीं ऊपर की मंजिल में जाने से नर्सिंग होम? मैं इस आदमी की पत्नी थी, क्यों रोकेगा मुझे? किसी ने आपको नहीं रोका? क्यों? बाहर लोग मुझे जानते नहीं थे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। जब आप वहाँ पहुँची ऊपर वाली मंजिल पे तो दरवाजा खुला था कि बंद था, मतलब कुंडी लगी थी दरवाजे में अंदर से? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सवाल तो पहले ही बता चुके हैं कि दरवाजा भिड़ा हुआ था। हाथ मैं इनसे सुनना चाहता हूँ। वही हम तो कुंडी जो थी वो खुली हुई थी, आपका कहना। आपने जब दरवाजा का धक्का दिया तो मैं अंदर नहीं थी कि कुंडी खुली थी या बंद थी। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मेरे दरवाजे पे हाथ मारा, दरवाजा खुल गया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, दरवाजा पूरी तरह से खुला था, नीचे इनको किसी ने रोका नहीं है, सीधे ऊपर चली गई। तो आमतौर पर जब ऐसी स्थिति होती है तो दरवाजा बंद होता है, लोग दरवाजा बंद कर लिया करते हैं, किसी से कह देते हैं कि इनको रोक लिया जाए नीचे। इस आदमी को क्या पता था उस समय कि मैं चली जाऊंगी वहां जी, पर? जितना आपसे पूछा जाए उतना आप बताएं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि दोनों ने मिलकर आप पे हमला भी किया था? हाँ, तो कुछ चोट वगैरह आई थी आपको उस हमले में? लाठी से नहीं मारा था कोई, अच्छा, फिर कैसे मारा? ना ये बंदूक चला रही थी। दोनों लोग मुझ पे टूट पड़े हुए थे उस समय। कोई आपको चोट वगैरह नहीं है? अरे मेरी चोट आई थी, वहां से कोई खून नहीं निकला इनका था। इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ी? पर हाथ पैर नहीं टूट गया था मेरा। अच्छा, अच्छा, फिर आप वहाँ से क्या हुआ, मतलब अगला आपका इसके बाद प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं अपने ससुराल गई थी। अच्छा, ससुराल आप उसके बाद पहुँची, तो वहाँ पे आपने किसी को बताया कि ससुराल में शिकायत वगैरह नहीं की? किया था मैंने शिकायत। मैंने उस जिसको माँ मैंने माना था ना, उस माँ, वो माँ नहीं है, वो माँ नहीं है। उसने मुझे मुझे नहीं समझा। मैंने उसे हमेशा माँ समझा, इस पति को परमेश्वर की तरह पूजा, मान सम्मान तो दिया। आपका कहने का मतलब है उन्होंने सिरे से आपको नकार दिया कि ऐसा नहीं हो सकता? जी नहीं, वहाँ पर साहब ने मुझसे कहा, ये बता तेरे बाप से जब 20,000 रुपए और मशीन की मांग की गई, तूने वो क्यों नहीं दिया? तेरा बाप को क्यों नहीं लेकर आया? जो मेरा मर्जी में आएगा वो मेरा बेटा करेगा। तो इतना सब होने के बाद जो है आप अच्छा खासा घबराहट की स्थिति में होंगी, परेशान होंगी, फिर आपने अगला कदम क्या उठाया? घबराहट की स्थिति में साहब एक बात बताइए, आप अपनी पत्नी को किसी आपत्ति की स्थिति में किसी मर्द के साथ देखेंगे तो आप क्या करेंगे? फिलहाल तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगला आपका कदम क्या था? अगर कमलेश और बलराम उस समय नहीं रहे होते ना तो शायद मैं मर गई होती, क्योंकि मैं उस समय बहुत टूट चुकी थी। मैं उस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो उसके बाद आपने कहीं गई कि मैके में रुकी, मतलब क्या मैं कहते किसी ससुराल में? तरह अपने ससुराल वालों से मैंने कहा, उन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने अपने किसी तरह अपने पुत्र को लिया और कमलेश और बलराम ने मिलकर मुझे मेरे मैके पहुंचा दिया। अच्छा, अच्छा, दोनों आपके साथ वहाँ तक गए आपके। तो कितने बजे आप चली थी अपने मैके के लिए ससुराल से, करनालगंज से लखनऊ के लिए? मैं अपने ससुराल से 9:30 बजे निकली थी लगभग। अच्छा, मैंने तो कहीं नहीं मालूम, बस मुझे अंदाजा है कि 9:30 बजे के आसपास होगा और 12:30 के आसपास मैं अपने ससुराल मायके पहुंच गई ससुराल से। तो वहाँ पे आपने अपने पिताजी को बताई ये सब बात? हाँ, मैंने अपने पिताजी को बताया। अच्छा, पर साफ भाई होता है, जो एक बाप अपनी बेटी को समझाता है और जो अभी तक समझाते आ रहे थे, उन्होंने वही कहा, बेटा परेशान मत हो, मैं अपने दामाद को ना समझा
जब अगले सवाल पे आते हैं, तो आपकी दोनों पुत्रियों की मृत्यु आपके मायके में ही हुई थी। जब ये आदमी ने भान नहीं करेगा ससुराल वाले मेरे इतने नहीं, जितना आपसे पूछा जाए उतना जवाब दें। उनकी मृत्यु मायके में हुई थी कि ससुराल में? मायके में हुई थी। पर इस आदमी की लापरवाही की वजह से जब मायके में हुई तो इनकी लापरवाही क्यों? कोई बात ये नहीं। अगर दूसरे डॉक्टर को दिखाने ले जाता तो क्यों मौत होती? बच जाती हो मेरी बेटियां। और ये इनका जितना भी कहना है सब संदेहास्पद है और ये मिथ्या कथन है और संदेह के घेरे में आता है। और सिर्फ डॉक्टर के मिश्रा को फंसाने के लिए उन्होंने सब उनके बयान वगैरह दिए, उनकी मैंने कोई झूठा बयान नहीं दिया है साहब, मैंने कोई झूठा बयान नहीं दिया है। जबकि सच्चाई ये है कि ये लखनऊ में रहना चाहती थी और डॉक्टर साहब करनालगंज के निवासी थे, तो इसलिए इन्होंने एक उन पर दबाव डालने के लिए झूठा मुकदमा किया है और झूठा बयान दिया है। साहब मैं आपसे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये आज मुझे सिर्फ नौकरानी बनाने के लिए लेके आया था। बस मेरे साथ इंसाफ कीजिए साहब, बस। कोई साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि फिर नोटिस नहीं सुरेश पांडे हाजिर हो। बयान दर्ज कराइए। आप ईश्वर शपथ लीजिए, जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के द्वारा कुछ नहीं करेंगे। जो कहूँगा सच कहूँगा, तो फिलहाल मुझे गवाह से कुछ क्वेश्चन करने की इजाजत चाहिए। अनीता मिश्रा को आप कैसे जानते हैं? अनीता मिश्रा की रिश्ते में मैं किया लगता है। अनीता मिश्रा के पिताजी से आपका परिचय है? जी हाँ। अनीता मिश्रा की शादी में आप शामिल हुए थे? जी ये जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, अनीता मिश्रा की शादी आपने करवाई? नहीं, मेरे पिताजी ने कहा। तो ये जब लड़ाई झगड़ा हुआ था समझौता कराने आपके पिताजी गए थे? जी हाँ। ये दहेज में क्या मांग, दहेज में क्या मांगा जा रहा है? दहेज में 20,000 रुपये और सिलाई मशीन की मांग की जा रही है। इनको कुएं में जब गिराया गया आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपको किसने बताया कि कुएं में गिरी? गांव वालों ने बताया कि ये कुएं से हम लोगों ने निकाला। आपने कुछ नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। तो क्या इसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट करवाई? दिखाने गए थे ना? जरूरत नहीं। जरूरत नहीं थी उनको, मतलब चोट वोट कुछ नहीं है? चोट नहीं है। आपने कुछ नहीं देखा? इनको जो हत्यारी बोला जा रहा है आपके सामने बोला गया कभी कि आपको ये भी अनीता मिश्रा ने ही बताया? नहीं, इनके पिताजी ने और इनके भाई ने बताया। आपको कुछ पता नहीं है? आपने भी कुछ देखा है? गवाही देने आ गया? ऑब्जेक्शन बाय लॉर्ड, ये जो बयान दर्ज कराया गया है सारा सर्कमस्टांशियल है। जो चीज़ें इन्हें मोहल्ले से, आस पड़ोस से और सारी चीज़ें पता की गई हैं वही इन्होंने आगे दर्ज कराया गया है। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट विटनेस है, इसी वजह से सारी बातें उनको जानकारी नहीं है कि हर टाइम वो उनके घर पे बैठे रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसी उस पर इन्होंने अपना बयान दर्ज कराया तो है। मोहल्ले वाले क्यों नहीं आए बयान देने? ये क्यों आ रहे? डॉक्टर साहब मुझे बुलाया गया था, इसलिए मैं आया। डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया? नहीं, मुझे बुलाया गया था इनके पिताजी ने, अनीता मिश्रा जी के, और न्यायालय ने मुझे सम्मन भेजे थे, इसलिए मैं आया। डॉक्टर साहब का घर और आपका घर कितनी दूरी पे है? 8 किलोमीटर, और अनीता मिश्रा का पैतृक है? लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। डॉक्टर साहब की दूसरी शादी के बारे में आपको कैसे पता चला? बाजार में मैं गया था, बाजार गया था तो एक दिन मार्केट में इनके रिश्तेदार, डॉक्टर साहब के रिश्तेदार मिले थे। उन्होंने बताया था कि अनीता मिश्रा की इनकी के मिश्रा जी की दूसरी शादी हो गई। इनकी मिश्रा जी की दूसरी शादी। आपको इसको कोई प्रमाण पत्र मिला? नहीं, बिल्कुल। डॉक्टर साहब के बच्चे कितने हैं? एक लड़का है, वो दिल्ली में MBA कर रहा है। उनकी कोई बेटियां भी हैं? बेटियाँ थी, वो मर चुकी। उनकी डेथ कहाँ हुई थी? मायके में। और ये डॉक्टर साहब के जो दोनों बच्चे थे, तीनों बच्चे थे, ये कहाँ पर जन्मे थे? ससुराल में पैदा हुए थे, लेकिन ये दोनों लड़कियों की मृत्यु मायके में हुई। मायके में।
आपकी शादी अनीता मिश्रा की रिश्तेदारी में हुई। जी हाँ, आपकी पत्नी अनीता मिश्रा की क्या लगती है? बहन लगती है। मिलॉर्ड, ये एक स्वतंत्र गवाह नहीं है, ये अनीता मिश्रा के हितबद्ध गवाह है। ना ही इन्होंने कुछ देखा है ना ही सुना है, ये मिथ्या साक्ष्यों पर गवाही दे रहा है और इनकी गवाही को ना माने। अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि PW3 श्री बलराम द्विवेदी को अदालत में उपस्थित करके उनका बयान दर्ज किया है। बलराम द्विवेदी हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तेज बोलो, तेज। जो कहूँगा सच कहूँगा, सबके सिवा कुछ नहीं। मैं बलराम, जब मैं डॉक्टर साहब के चैम्बर में गया, मैंने देखा डॉक्टर साहब वहाँ चैम्बर में थे और मेरी तबीयत दवा लेने के लिए मैं वहाँ गया था। जब काफ़ी विलम्ब हुआ, डॉक्टर साहब नहीं आए, मैं आश्चर्यचकित हो गया। एक वहाँ पर आपत्तिजनक स्थिति देखा कि अनीता जी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, रोते हुए, चिल्लाते हुए और लगते हुए। मैंने बहुत मुझे वो हुआ, दया आई, मेरे क्या बात हो गई। तो अनीता जी ने जोर जोर से आवाज़ लगाया कि बचाइए बचाइए बचाइए, मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। आप कोर्ट को बताइए, क्या अनीता मिश्रा जब चिल्ला रही थी तो क्या डॉक्टर के मिश्रा के खिलाफ वो कुछ बोल रही थी, जैसे कि ये इस औरत के साथ पकड़े मैंने, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं बोल रही थी, वो केवल चिल्ला रही थी, रो रही थी। लेकिन जब मैंने मेरे पास आई तो मैंने कहा कि बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा हमको जो है आप हमें जो है हमारे ससुराल पहुंचा दीजिए। तब मैं जो है उनको उनके ससुराल पहुंचाने के लिए गया। जब वहाँ गया, अनीता के अंदर गए अपने घर पे, उसके बाद कुछ समय के पश्चात अनीता जी फिर अंदर से बाहर की तरफ आई और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है कि आप जो है ऐसा करिए, यहाँ पर मैं रहूँगी तो मेरे जान को बहुत खतरा है, कृपया आप मुझको जो है मेरे मायके भिजवा दीजिए। जिससे मैं जो है उनके कहने के अनुसार उनके मायके जो है उनको भेजने गया और भेजने के पश्चात मैं फिर वापस अपने घर कमरे में उतरते समय जब आप सीढ़ी उतर रही थी, दूसरा पीछे और कोई नहीं है, अकेले उतर के आई? हाँ, वो अकेले कोई और नहीं आया? कोई नहीं आया। मुझे वादी पक्ष के गवाह श्री बलराम द्विवेदी जी से कुछ सवाल करने की इजाजत है। बलराम द्विवेदी जी, आप घटना के दिन कहाँ पे थे? घटना के समय में उस समय डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे दवा लेने गया। आप अक्सर जाते थे या उसी दिन में? नहीं, मैं अक्सर जाया करता था, तो मेरे पड़ोस के थे और उनका मेरा संबंध भी अच्छा था, इसलिए जब मेरे दवा या कोई मित्रता के नाते मैं अक्सर आया करता था। जिस दिन आप अपनी दवा लेने गए थे या? हाँ, मैं स्वयं अपनी दवा लेने गया। आपने वहाँ क्या देखा? मैंने ये देखा कि अनीता जी ऊपर से चिल्लाते हुए, रोते हुए और बिलखते हुए वो ऊपर से नीचे की तरफ उतर गए थे और कह रहे थे बचाइए बचाइए, मेरी मदद करके कोई मदद करिए। तब मेरे पास आई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने बहुत बौखलाई हुई थी, ऐसी स्थिति थी कि ज़्यादा बोलने की स्थिति में उस समय परिवेश में नहीं थी। उन्होंने मुझसे इतना कहा कि आप मुझको मेरे ससुराल पहुंचा दीजिए घर पे। मैं उनको जो है ले जाके उनके ससुराल भेज गया। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, बचाव पक्ष के हमारे काबिल दोस्त कह चुके हैं कि वो पीछे से मारते हुए डॉक्टर और वंदना आ रही थी और वो भागते हुए आ रही थी, जबकि गवाह ने केवल वंदना मिश्रा को अनीता मिश्रा जी को ही देखा। आप अनीता जी को कब से जानते हैं? अनीता जी को हम जो है उसी समय जानते हैं जबकि वो हम दवा लेने गए थे और दवा लेने के समय वो जो है आई और वहीं से हम जो है हमारे छोड़ने गए, तभी पहचान।
पहले से आपको मालूम था कि अनीता जी डॉक्टर साहब की वाइफ हैं? नहीं, पहले से नहीं मालूम। आपको अचानक पता चला कि अनीता जी पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। क्लिनिक से आप कहाँ गए? क्लिनिक से हम सीधा जो है अनीता जी को उनके ससुराल ससुराल में। उसके बाद फिर उनको जो है उनके कहने के अनुसार उनके मायके में छोड़ना हुआ। जिस समय क्लिनिक पे घटना हो रही थी उस समय क्या टाइम रहा आपके साथ? लगभग 8 बजे था शाम का। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। हमारे काबिल दोस्त ये बता चुके हैं कि घटना 9 बजे के आसपास की है और गवाह बलराम द्विवेदी जी बता रहे हैं कि 8 बजे की। उसके बाद आप कहाँ गए ससुराल से? ससुराल से उनको छोड़ने के बाद हम सीधा घर आ गए। ससुराल से घर आ गए कि ससुराल से लखनऊ आए उनको मायके छोड़ा? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बार-बार वही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के हमारे विटनेस को गुमराह किया जाता है। पहले ये बता चुके हैं कि वो पहले ससुराल गए, ससुराल से मायके छोड़ के फिर वापस आए, फिर वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा रहा है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप करता हूँ। आप ये बताइए आप कितने लोग थे छोड़ने जाते थे? 3 लोग। यहाँ पे कै बजे पहुँचे थे लखनऊ आप? लखनऊ 11:30 बजे, 12:30। लखनऊ छोड़ने के बाद आप कहाँ गए? अपने घर गए। कहाँ? वापस? मिलॉर्ड, इनका बयान आपने सुना, 2 पॉइंट हमने नोट करा है। ये स्वतंत्र गवाह नहीं हैं, ये हितबद्ध गवाह हैं और अनीता जी की तरफ से ये कोर्ट में झूठी गवाही देने आए हैं। लिहाजा मेरे मुवक्किल को वाजिब बरी किया जाए। ये पूरा षड्यंत्र है मेरे मुवक्किल को फंसा के। लॉर्डशिप, मैं कुछ कहना चाहूँगा। हमारे जो विटनेस हैं इन्होंने पहले अपने स्टेटमेंट में ये क्लियर किया है कि इनकी जान पहचान अनीता मिश्रा से ना होकर डॉक्टर के मिश्रा के साथ थी। तो अब उनके क्लिनिक पर इलाज करवाने जाते थे और उनके आसपास पड़ोस के होने की वजह से डॉक्टर के मिश्रा के साथ संबंध थे। इनको पहली बार जब ये घटना हुई है तब पता चला है कि वंदना मिश्रा है, अनीता मिश्रा है को। तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैं आपसे कहूँगा कि इनको इंडिपेंडेंट विटनेस समझा जाए। ये कोई प्रयास वाले हमारे विटनेस नहीं है। मिलॉर्ड, इन्होंने अपने बयान में अभी अभी आपके सामने कबूल किया है कि अनीता मिश्रा को ये पहले नहीं जानते। उसी दिन इनको पता चला कि ये के मिश्रा की पत्नी थी। कैसे हम मान लें कि ये जो है पहले आया जाया करते थे या जानते ही थे? दवा लेने जाते थे वहाँ क्लिनिक पे। ये इनकी शादी में नहीं गए थे, इनके रिलेशन डॉक्टर साहब से था। इनको क्या पता कि इनके साथ इनकी शादी हुई है, कहाँ और क्या रहता है। इन्होंने जितना देखा इन्होंने आगे बताया कोर्ट में। लॉर्डशिप, मैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर में सेक्शन 313 के अंडर में जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिफेंस से पूछना चाहूँगा कुछ सवाल। ठीक है ना? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अभियोजन जो साक्षी PW1 अनीता मिश्रा के साक्ष्य में आया है कि जब मैं पहली बार ससुराल गई थी तभी से मेरे पति व ससुराल के लोग दहेज के लिए परेशान करते थे, बात बात पर मारने पीटने पर उतारू हो जाते थे। मेरे पति डॉक्टर कृष्ण कुमार सास ससुर जेठानी व ननद मारपीट कर मुझे भगा दिया और मुझसे सिलाई मशीन की मांग किया करते थे। 1982 में मुझे मारपीट कर कुएं में ढकेल दिया गया। 1982 में मेरे पति ससुराल वालों ने मुझे मेरे पिता से नहीं मिलने दिया एवं खूब मारा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आरोप लगाया गया है किसी प्रकार के कोई दबाव में नहीं रखा गया, सबसे मिलवाया जाता था, जो फैमिली से उनकी मिलवाते थे। चलिए मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ। अभियोजन साक्षी PW1 अनीता मिश्रा के साक्ष्य में आया है कि उसके पति ने कहा कि मैंने तुम्हारे पिता के पास पत्र लिखकर दहेज मांगा था जो मुझे नहीं दिया है। तुम्हारे पिता को किसी दिन लड़की से हाथ धोना पड़ेगा और लौटकर मुझे फिर से मारा और 2-3 दिन बाद मुझे मायके भेज दिया गया। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई पत्र हमने नहीं लिखा है, ना ही हमारे घर से किसी ने लिख के भेजा गया है। जो अनीता मिश्रा कह रही है ये सरासर गलत है। तीसरा प्रश्न करता हूँ।
अभियोजन साक्षी PW1 अनीता मिश्रा के साक्ष्य में आया है कि 1988 में पुनः दूसरी लड़की का जन्म हुआ। उसके ससुराल वाले व पति के द्वारा शारीरिक व मानसिक कष्ट देने पर उसे व उसकी लड़की को पुनः मायके आना पड़ा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए मैं सुना देता हूँ। अभियोजन साक्षी PW1 अनीता मिश्रा के साक्ष्य में आया है कि 1988 में पुनः दूसरी पुत्री का जन्म हुआ। उसके ससुराल वाले व पति के द्वारा शारीरिक व मानसिक कष्ट देने पर उसे व उसकी लड़की को पुनः मायके आना पड़ा। इस बारे में आप कहना चाहेंगे? आपने फोर्स किया था? जो बताया गया है बिल्कुल गलत है। इनका आना जाना लगा रहता था। हफ्ते 10 दिन में ये लखनऊ से गोंडा आया जाया करती थी। इनको कोई आपत्ति नहीं, जब इनका मन करता था बैग उठाते चली आती थी। चलिए बिलॉट मैं यहाँ आगे कहना चाहूँगा कि अनीता मिश्रा जी की दोनों पुत्रियों की जो मृत्यु हुई है, CRPC अंडर सेक्शन 313 में सिर्फ ऑन डिफेंस जो है तो एक्यूज का स्टेटमेंट लेते हैं। वकील साहब नहीं बोलेंगे। अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ। अभियोजन साक्षी PW1 अनीता मिश्रा के साक्ष्य में आया है कि दिसंबर 1990 में उसके पति के बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था। उसे हत्यारन कहकर पुकारते थे। क्या आप लोग ऐसा करते थे? क्या सच में हत्यारन कहते थे? बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न हम पूछते हैं आपसे। अभियोजन साक्षी PW1 अनीता मिश्रा के साक्ष्य में आया है कि उसके पति उसका ध्यान नहीं रखते थे। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई नहीं, वो हमारे घर में बिल्कुल एक सदस्य थी, सदस्य की तरह है और सदस्य की तरह थी, ठीक है। और जो भी खाना पीना उनका उचित तरीके से दिया जाता, कपड़े लगते, सारी सुविधा उनको दी जाती। सारे जो भी आरोप हमारे पर लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं। अभियोजन साक्षी PW1 अनीता मिश्रा के साक्ष्य में आया है कि उसने अपने पति को दूसरी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। उसके पति का दूसरी पत्नी उसे मारने पीटने पर उतारू हुए और उसे मारा पीटा। क्या आपने मारपीट की तो दूसरी स्त्री के साथ अब आपत्तिजनक स्थिति में अनुपत्ति के द्वारा? इस प्रकार की कोई भी घटना हो ही नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक है। चलिए आपके विरुद्ध दर्शाया गया है सब कुछ गलत है। चलिए मैं पूछता हूँ, आपके विरुद्ध ये मुकदमा क्यों चलाया गया? आपको जानकारी है इस बारे में? इनका मुकदमा चलाने का सिर्फ और सिर्फ मेन कारण ये है, ये परिवार में हमारे साथ मिलकर रहना नहीं चाहती। ये चाहती है कि अलग इनके साथ रह के रहें, अलग रह के रहें। हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी और जो चली आ रही है क्लिनिक, उसको बंद करके हम लखनऊ में आकर प्रैक्टिस करें, ये हम कर नहीं सकते। अपने माता पिता को हम छोड़ नहीं सकते। और हालांकि ये लखनऊ में पली बड़ी हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई है। ये चाहती है लखनऊ में गोंडा में ना रह के हमें लखनऊ में लेके इनको रहें, अपने माँ बाप से रह के अलग। हमारे माँ बाप जो हैं जो कि बूढ़े हैं, हमें उनसे हम अलग नहीं रह सकते। चलिए आप अपने एविडेंस में या फिर कुछ डिफेंस में कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं कोर्ट को कि आप क्या अपने बच्चा को कुछ कहना चाहेंगे? मिलॉर्ड मैं इस मुकदमे के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये काल्पनिक मुकदमा है जो कि अनीता मिश्रा ने इन्हीं अलग कारणों से अपने पति पर दबाव डालने के लिए लिखवाया है। क्योंकि अनीता मिश्रा एक शहर में पली बड़ी थी और वहीं इनका निवास था, पैतृक निवास। तो इस वजह से इन्हीं कारणवश या संजोग से इनका विवाह गांव में हो गया, जहाँ ये रहना नहीं चाहती थी। तो इन्होंने अपने पति को दबाव डालना शुरू किया बहुत पहले से, शुरू से ही, कि अगर तुम नहीं करोगे, अलग नहीं रहोगे, तो मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा कर दूँगी। और होते 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 जब इनके पति ने इनकार कर दिया तो इन्होंने आखिरकार शादी के 14-16 साल बाद मुकदमा कर ही दिया। और जैसा कि मिलॉर्ड प्रतीत होता है इनकी अनीता मिश्रा जी की गवाही से कि वो कुएं में भी गिरी और गर्भवती थी, फिर भी वो निकल नहीं आई, बच्चा भी आज पड़ रहा है दिल्ली में। और जब ये इन्होंने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा अपने पति को, तो उस समय भी दरवाज़ा ना तो इनको किसी ने रोका, ना दरवाज़ा अंदर से बंद था, ये सीधे जाके इन्होंने पकड़ लिया। जबकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है मिलॉर्ड, ये काल्पनिक चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो पुत्रियों की मृत्यु हुई है वो सब इनके मायके में हुई। तो इस लिहाज से मिलॉर्ड गलत मानते हुए और ये मिथ्या कथन करार देते हुए मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि इनका कोई इसमें दोष नहीं है। लॉर्डशिप मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखने वाली बात यह है लॉर्डशिप कि सबसे पहला जो इसमें दृष्टांत आता है कि डिफेंस की तरफ से एक भी विटनेस को प्रेजेंट नहीं किया गया है। ये अपने आप में एक संदेह की बात है, क्योंकि इनके पक्ष में कोई व्यक्ति है ही नहीं। इनके जो जानने वाले लोग थे वो भी कोर्ट में आके बयान दे रहे हैं कि लोग ये अपनी घरवाली के साथ नर्सिंग होम में मारपीट किए हैं, दूसरी स्त्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए हैं। उनकी क्रूरता
उनकी मानसिकता का पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि दहेज की खातिर शादी के 4 साल बाद ये अपनी वाइफ को कुएं में धक्का दे देते हैं। जब गाँव वालों को पता चला कि इन लोगों ने धक्का दे दिया है, पता नहीं इनके मन में क्या आया, इन्होंने निकाला, कुछ लोग बता रहे हैं कि गाँव वालों ने निकाला, हमारे विटनेसेस ने हमें बताया है कि गाँव वालों ने निकाला। उनको इतनी शर्म नहीं आई, अगर इनको पता भी चल गया था, जब गाँव वालों को पता चला तो इन्हें कैसे पता नहीं चला। इन लोगों ने अपनी वाइफ को कुएं से निकालने तक की कोशिश नहीं की। इनका इंटेंशन प्रिपेयर्ड था, पहले से ही ये चाहते थे कि कुएं में धक्का देकर उसको मार दिया जाए। ये सारी चीज़ें इनकी प्री प्लान है। दूसरी स्त्री के साथ इनके संबंध है, इसी वजह से ये चाहते थे कि किसी तरीके से सारा परिवार, जो उनकी वाइफ है, उनके 3 बच्चे हैं, इनसे पीछा छुड़ाया जाए और वंदना के साथ कहीं होके पहुँच जाके सेटल हो जाए, अपनी लाइफ अच्छे से जिए। और ऐसा नहीं है कि लखनऊ शहर में रहकर उनको बड़ी लग्जरियस लाइफ मिल रही थी। ऑब्वियसली बड़े गरीब परिवार से ये भी है, तभी एक गाँव में जो गोंडा में है वहाँ पे उनकी शादी की गई है। और आई डोंट थिंक कि 1978 में बड़ी यहाँ पे लखनऊ शहर में काफ़ी लग्जरियस लाइफ लोग जीते थे। सर मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दहेज के इन रोगियों के लिए सख्त से सख्त सजा आप सुनाएं। दैट्स ऑल। लॉर्ड, जबकि ये बात कर रहे हैं तो 14 साल तक आपने पुलिस में इत्तला क्यों नहीं की, कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज करा? मैं बता रहा हूँ, मतलब कभी आपको मौका ही नहीं मिला। अब मौका और मुझे दूसरी दीजिए। चीज ये है कि भाई आपको जब नहीं जान का खतरा था तो आप इतने साल क्यों रहे? इससे ये प्रतीत होता है कि एक काल्पनिक कहानी है। और दूसरी चीज जो इन्होंने आरोप लगाया था कि वो वंदना जी इनके पति की दूसरी पत्नी है, तो उसका कोई प्रमाण मिला नहीं, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला, ना कोई मैरिज सर्टिफिकेट मिला। तो ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। कोई पत्नी क्यों अपनी तरफ क्या आरोप लगाएगी? तो जैसा कि मैंने कहा है कि ये शहर में रहना चाहती थी, शहर में रहने की आदि थी, बहुत सालों से अपने पति पे ये दबाव डाल रही थी कि वो इनको शहर में रखें, क्योंकि गांव की जो दिनचर्या है उसमें ये ढल नहीं पा रही थी किस तरीके से। और ये बार बार भाग के अपने मैके चली जाती हैं और अपने पति पे ये बच्चों को मैके में रख के दबाव डालती हैं कि पति भी आके इनके शहर लखनऊ में रहे, जबकि उनका बेचारे का वो एक न्यायप्रिय नागरिक है, शांतिपूर्वक रहते हैं, डॉक्टर भी हैं, सम्मानित नागरिक है समाज के, उन पर कोई मुकदमा भी नहीं है। और उन पर झूठा मुकदमा करके उनकी तो इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जबकि मिलॉर्ड आप उनके बारे में उनकी हिस्ट्री देख लीजिए, उनके ऊपर आज तक कोई शिकायत मारपीट की भी नहीं किसी तरीके की। 125 मेंटेनेंस में खुद के मिश्रा ने स्टेटमेंट दिया न्यायालय में कि मैंने वंदना से शादी कर ली है। उसी बारे में क्या करेंगे? वहाँ पे मिलॉर्ड दोनों के बीच में एक समझौता दाखिल हुआ था शादी करने का। नहीं, दोनों के बीच में ये अनीता जी और के मिश्रा जी के बीच में समझौता दोनों वहाँ पारिवारिक न्यायालय में दाखिल कर चुके हैं। और उसके आधार पर अब कोई इनको हक नहीं बनता कि ये मुकदमा इनको कायम है। वकील साहब, ये आपको मालूम है कि मुकदमा न करने के लिए कोई समझौता नहीं होता है? बिल्कुल सही मिलॉर्ड, लेकिन वहाँ पे अच्छी खासी इन्होंने धनराशि मेरे मोतिव से ले ली और उसके बावजूद उससे और भी उस पर दबाव डालने के लिए मुकदमा कर रही हैं। आपकी पत्नी है तो आपकी लायकी है नहीं? बिल्कुल मिलॉर्ड, लेकिन वो साथ में रहना नहीं चाहती, वो रहना चाहती है लखनऊ में। मेरे वकील उनको लखनऊ में रखने में असमर्थ है किसी हर तरीके से। और दूसरा वो आपके समझौते में आपके लखनऊ मकान है, आप दिए मकान, और अनीता मिश्रा कहना 100 नंबर डायल करने वाली हम दूसरे मिलता है। लेकिन मिलॉर्ड, आप इस बात को देखिए कि क्योंकि इनका नर्सिंग होम जो है गाँव में है, इसलिए वो शहर में नहीं रह सकते और ना ही इनको शहर में रख सकते हैं, जबकि उनकी तरफ से दबाव लगातार है। अब वो शहर में रहेंगे, उनका पुश्तैनी नर्सिंग होम है, तो वो बेचारे क्या कमाएंगे? आपने जो समझौता में कहा है 125 में बयान दिया न्यायालय में, मैंने घर की मर्जी से, परिवार की सहमति से वंदना मिश्रा से शादी कर ली है, इसके बारे में क्या कहना है? मिलॉर्ड, इसका कोई शादी का कोई प्रमाण तो है नहीं। अरे आपकी बीवी आप खुद करें प्रमाण क्या होता है? मिलॉर्ड, ये किसी दबाव में उनसे बयान दिलवाया गया था। खुद दे रहे हैं बयान, कौन दबाव? और दूसरी चीज़ उन पर यह कहा गया था कि अगर तुम ऐसा ऐसा कह दो तो समझौता कर लेंगे, जो कि उन्होंने कहा, और फिर वो समझौते से मुकर गई। ऑर्डर कल देखिए। तो सुनने के बाद न्यायालय निष्कर्ष पहुँचती है
अभियुक्त की तरफ से कहा गया है कि अभियुक्त परिवार का अकेले कमाने वाला व्यक्ति है और उसके पिता वृद्ध हैं और उसके 3 बच्चे हैं। अतः उसकी स्थिति को देखते हुए कम से कम दंड दिया जाए। मामले की स्थिति को देखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि के मिश्रा दहेज के लिए अपनी पत्नी को खड़ी करते थे, अत्याचार उसके ऊपर करते थे और दहेज की मांग करते थे। इसलिए न्यायालय IPC की धारा 498A के तहत 2 वर्ष का कारावास और 4000 मिलॉर्ड, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल को 3 दिन का समय दिया जाए उन्हें निगरानी में जाने के लिए, अपील करने के लिए। इसके बाद मारपीट के लिए 330 में 1 साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माना का आदेश देती है और अगर जुर्माना नहीं देते हैं 5 दिन का कारावास की सजा सुनाती है। इनको कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया जाए। समझ में आया आप बाहर निकलिए। नहीं?